हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेंटागन, तो आज की क्लास में हमारा क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने का मूड है हमारी क्लास का, देखो पेंटागन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पेंटागन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचभुज। ठीक है। तो भाई पहला पॉइंट तो ये होता है कि पेंटागन होता क्या है। तो भाई 5 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचभुज। तो देखो इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप लिखो सम ऑफ अंतःकोणों का योग, सम ऑफ अंतःकोणों का योग। तो कितना आएगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अंतःकोणों का योग का, n-2 गुणा 180, जहाँ पे n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो पेंटागन के अंदर 5 भुजाएं होती है, तो यह आएगा 5-2 गुणा 180 बराबर 3 गुणा 180, तो ये आ जाएगा 18 या 54 540 डिग्री। तो पेंटागन के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री। ठीक है। पेंटागन में बताने लायक कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, हम डायरेक्ट सवाल से शुरू करेंगे। तो आप पहला एक खूबसूरत सा सवाल लिखो पेंटागन के ऊपर, ABCDE इज ए पेंटागन, रेशियो ऑफ साइड्स ABBC, मतलब इसकी जो भी साइड्स है उनका रेशियो आपको दे रखा है। इफ़ एंगल A बराबर 90 डिग्री, फाइंड इट्स एरिया इफ़ लार्जर साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो जो लार्जर साइड है उसको हम नीचे ले लेते हैं, ये हमारी क्या होगी, लार्जर साइड। लार्जर साइड कौन सी है, 2 है। ठीक है, ये लार्जर साइड ले ली हमने यहाँ पे 2। अब ये हमने एक पेंटागन बना दिया, ऐसे करके हमने क्या बना दिया, एक पेंटागन जिसकी 5 भुजाएं होती है। ये हो गया पेंटागन। ठीक है। अगर ये सबसे बड़ी भुजा 2 हो गई, तो ये वाली भुजा 1 और ये √2, तो ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी √2। फिर इधर कितनी बच गई, ये वाली 1 और ये वाली √2। ठीक है। इसका नामकरण कर दो ABCD। देखो CD को हमने क्या लिया है, 2 लिया है, CD को हमने क्या लिया, 2। तो ये आधार को हमने क्या लिया, भाई जो सबसे बड़ी भुजा है वो आधार हो जाएगी, तो उसको हमने नीचे ले लिया। ठीक है। CD यहाँ पे आ जाएगा हमारा E बिंदु। अब देखो सवाल में क्या दिया है, AB का मान दिया है √2, AB का मान √2, BC का मान 1, BC का मान 1, CD का मान 2, DE का मान 1 है, और फिर इसका मान √2। ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मैं इस वाली भुजा को मिला दूं, अगर इस वाले डायगोनल को इस वाले विकर्ण को अगर मिला दिया जाए, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, देखो अगर ये वाली भुजा 1 है और ये वाली भुजा भी 1 है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, अगर ये बराबर है तो भाई चित्र तो ऐसा बनेगा ही नहीं ना, चित्र हमने गलत बना दिया है। देखो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली और ये वाली बराबर है, तो ये चित्र ऐसा नहीं बनेगा, ये चित्र ऐसा बनेगा, ये चित्र कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। देखो भाई अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो भाई चित्र तो ऐसे ही बनेगा ना, यहाँ पे ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा पेंटागन, ये चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, ये वाली भुजा 1 है और ये वाली भुजा भी 1 है, ये 2 है। ठीक है। अब हम इसका डायगोनल खींचेंगे तो ये डायगोनल इसके बराबर ही हो जाएगा, ये 2 है तो ये डायगोनल भी 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा A बिंदु है, ये B है, ये C है, D और E। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एंगल A बराबर 90 डिग्री, तो ये एंगल A कितना है, 90 डिग्री। और क्या क्या दिया है सवाल में, ये वाली भुजा है √2 और ये वाली भुजा √2। ठीक है, हो गया। अब ये बन गया हमारा डायग्राम। भाई देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये चित्र ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस वाले आयत का एरिया निकाल देंगे, जो ये आयत बन रहा है इसका। फिर ये जो ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का एरिया निकाल देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास में इस पेंटागन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो चलो भाई निकालते हैं। देखो एरिया क्या आएगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ी सी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। एरिया के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानेंगे, पहली बात तो हमें सवाल में दिया है कि लार्जर साइड 6 सेंटीमीटर है। अगर लार्जर साइड 6 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ ये लार्जर साइड, ये CD लार्जर है। अगर ये लार्जर 6 सेंटीमीटर है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो 1 की वैल्यू 3 आएगी, मतलब ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 3, और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 3। तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 √2, और √2 की वैल्यू 3 √2। 3 से हमने पूरे रेशियो को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है।
अब निकालते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखो पेंटागन का एरिया, पेंटागन का एरिया बराबर क्या आएगा, इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 6 गुणा 3 प्लस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यह आएगा 1/2 इंटू आधार और ऊंचाई, उन दोनों को गुणा करना है और विकर्ण को हमें छोड़ना है। तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है विकर्ण, तो विकर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाएं कौन कौन सी बचेगी, एक तो ऊंचाई बचेगी और एक आधार बचेगा। तो 3√2 को 3√2 से गुणा कर दो, तो ये आएगा 3√2 गुणा 3√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 × 18 प्लस ये कितना आएगा, देखो √2 मिला के कितना हो जाएगा 2, और ये 2 से कट जाएगा, 3 × 9 आ जाएगा। तो यह 18 + 9 कितना आ गया 27, और 27 सवाल का क्या आंसर है। ठीक है, चलो एक अच्छा सा सवाल और लेते हैं, फिर हम हेक्सागन पढ़ेंगे। ये सवाल देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहद अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है, ABCDE इज ए पेंटागन, सॉरी इज ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होता है, हमने रेगुलर पॉलीगन पढ़ा था, तब मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि सभी भुजाएं और सभी एंगल्स बराबर हो तब उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो यहाँ पे रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण के बराबर है। आगे देखो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAE। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। एंगल BEAE का समद्विभाजक मीट CD पे मिलता है 8M, M बिंदु पे मिलता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ BCD, तो BCD का जो एंगल सब बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मिलता है, P पे मिलता है AM को। फाइंड द एंगल CPM, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा भाई, सभी भुजाएं बराबर है, तो यहाँ से बना देते हैं। देखो ये से बनेगा, ये इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर पेंटागन हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये लो थोड़ा सा, अब दिखाई दे रहा है सबको, चलो कोई ना। देखो इसका नामकरण कर दो, तो ये हो जाएगा ABCD और E। ठीक है, अब इसमें बोला है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAE। तो देखो BAE इस वाले का जो एंगल बाइसेक्टर है वो किसको, CD को मिलता है, इस CD को मिलेगा। तो इसका एंगल बाइसेक्टर भाई CD को मिलेगा, ये CD को मिल गया। CD को कहाँ पे मिलता है, M बिंदु पे मिलता है, तो ये M बिंदु हो गया। यहाँ पे ये ऐसा चिन्ह बना दो, ऐसा चिन्ह का मतलब होता है ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, सामने वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। इस चिन्ह का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD, तो देखो BCD इस वाले का एंगल बाइसेक्टर, इस वाले कोण का जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मिलेगा, AM को मिलेगा। AM कहाँ पे, अच्छा AM यही है क्या, इस AM को मिलेगा, ये मिल गया। कहाँ पे मिलेगा, P बिंदु पे मिलेगा, तो इस AM को P बिंदु पे मिलेगा। फिर पूछा है फाइंड द एंगल CPM। CPM आपसे ये एंगल पूछा है कि ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, ये एंगल कितने डिग्री का ये आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो भाई करते हैं शुरुआत। अब पहली बात तो मुझे ये बताओ कि अगर ये रेगुलर पेंटागन है, तो मैंने अभी आपको कहा था कि पेंटागन के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री होता है। अरे अभी हमने शुरुआत में यही तो निकाला था। ठीक है, 540 डिग्री होता है। अब रेगुलर पेंटागन है मतलब इसके सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 1 2 3 4 5 कोण है इसमें, ये 500 कोण बराबर होंगे, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, देखो 5 से ये कटेगा, 54 गुणा 2 मतलब 108 डिग्री। तो प्रत्येक कोण 108 डिग्री का है। 108 डिग्री का है मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे के सारे कोण है वो सारे के सारे अंतःकोण क्या हो जाएंगे, 108 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये वाला 108 डिग्री का और ये पूरा 108 डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर इसलिए 2 बराबर भागों में बांट देगा, मतलब ये वाला 54 डिग्री और ये वाला भी 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी एंगल बाइसेक्टर है, हमने यहाँ पे चिन्ह नहीं बनाया था, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस कोण को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब ये भी 54 डिग्री और ये भी 54 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, अब ये कोण कितने डिग्री का आएगा, कोई मुझे बताएगा। अगर मुझे ये कोण मिल गया तो 180 में से घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। तो देखो ये एक हमारे पास में चतुर्भुज बन गया ABCM।
कौन सा चतुर्भुज, ABCM, ये वाला चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसमें देखो ये वाला 54 डिग्री और ये वाला 108 डिग्री और ये पूरा 108 डिग्री, पूरा 108 है और यहाँ पर भी 108 है। कितना हो गया, 216, 216 और ये कितना हो गया, 54, 216 और 54 कितना होता है, ये हो जाएगा 270, 270 हो गया। और चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 में से आप 270 को घटाओगे तो आपके पास में ये वाला कोण आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 30-90 आएगा। 360 में से अगर हमने 270 घटा दिया तो ये वाला कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। अब आप इस वाले त्रिभुज को देखो, ये छोटा सा एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण 54 डिग्री का है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं 180 में से 54 को और 90 को घटा दूंगा तो मेरे पास में एंगल CPM आ जाएगा और वो कितना आएगा, 180 में से 90 गया तो 90 और 90 में से 54 गया तो 36 डिग्री। और 36 डिग्री सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, चलो भाई आगे लेते हैं, आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं हेक्सागन। तो आप हेडिंग लगाओ हेक्सागन। हेक्सागन नहीं, आप रेगुलर हेक्सागन ही लगा लो। देखो रेगुलर हेक्सागन, जिसको हिंदी में बोला जाता है समषटभुज। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समषटभुज। तो इसकी भुजाएं कितनी होती है, पहले तो ये बताओ भाई। हेक्सागन है, षटभुज है, तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर आएगा 6। इसमें कितनी भुजाएं होती है, n बराबर 6। अब अगर इसमें भुजाएं 6 है तो हम इसके अंतःकोणों का योग का बात करते हैं। देखो क्या आएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, हिंदी में लिख लो आप सम ऑफ अंतःकोण। तो इसके जो सभी अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना आएगा, हमने अभी पढ़ा था n-2 गुणा 180, जहाँ पे n क्या होती है, भुजाओं की संख्या। तो ये आएगा 6-2 गुणा 180। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4 गुणा 180 बराबर कितना आ जाएगा, 720 डिग्री। तो जो रेगुलर हेक्सागन होता है या समषटभुज होता है, उसके जो भी अंतःकोणों का योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 720 डिग्री होता है। अगर ये समषटभुज है, रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, बराबर होगा और इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर इसका प्रत्येक कोण बराबर है तो इसके अंदर 6 कोण हैं। तो इसका आप यहाँ पे लिख लो ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, टोटल 720 डिग्री है। इसमें 6 भुजाएं होती है तो 6 का भाग दे दो तो कितना आएगा, 120 डिग्री। तो इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम इसके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया निकालने से पहले आप इसका डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको बेटर समझ में आएगा। ये हमने एक डायग्राम बना दिया, ये भाई एक डायग्राम है, रेगुलर हेक्सागन है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है और सभी कोण क्या है, बराबर है। और वो कोण कितना है, 120 डिग्री का है। अब अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर है तो ये आ जाएगा ABCDE और F। इसकी ये वाली भुजा A, सभी भुजाओं को मैं A मान लेता हूँ। ठीक है, सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है, स्मॉल a। अब हम इसके कुछ विकर्ण खींचेंगे तो इसके आमने सामने के जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, उनसे विकर्ण पास करा दो। तो पहला विकर्ण तो हम यहाँ पे खींचेंगे। देखो एक विकर्ण तो ये हो गया हमारे पास में, आमने सामने के जो भी वर्टेक्स है, जो भी शीर्ष है, आप उनको आपस में मिला दो तो जो हमें विकर्ण मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, देखो कौन कौन से मिलेंगे। अब ऐप के सामने वाला C पॉइंट है तो यहाँ से भी एक विकर्ण गुजरेगा और यहाँ से भी एक विकर्ण गुजरेगा। ये एक पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है, तो 3 विकर्ण हमने इसके गुजार दिए। अब तीनों विकर्ण में से हमारे पास में क्या आएगा पॉइंट, क्या निष्कर्ष आएगा, क्या नहीं आएगा, उसके बारे में देखो। अब मैंने अभी आपको कहा था कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। अगर प्रत्येक कोण 120 डिग्री का है तो मुझे बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये पूरा 120 का है। अगर ये पूरा 120 का है और ये इसका विकर्ण है तो विकर्ण इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये 60 डिग्री। ठीक है, और ये भी विकर्ण है, पूरा 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। अब ये हमारे पास में एक त्रिभुज बन गया, ये वाला 60 है, ये वाला 60 है, 180 में से घटाएंगे तो ये वाला कितना आएगा, ये वाला भी 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 के आ गए। अगर 60-60 के आ गई तो ये हमारे पास में समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज बनेगा तो इसकी सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये वाली भुजा A है तो ये वाली भी A हो जाएगी और ये वाली भी A हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे। ये एक तो समबाहु त्रिभुज, ये पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा
तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो यहाँ पे 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, किस रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है, तो मैं एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल के उसको 6 से गुणा कर दूंगा, तो भाई पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो इसका गुणा कर दो, 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है ए, तो ये आएगा ए का स्क्वायर। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया हमारे पास में क्या आया, 6 गुणा √3/4 ए का स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये वाली भुजा ए है, तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ये पूरा जो बी ई है, ये पूरा बी ई, ये कितना हो जाएगा, 2a। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बी ई बराबर 2a। अब अगर ये वाली भुजा ए है, तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, ए। तो यहाँ से जो सी एफ आएगा, ये सी एफ कितना आएगा, 2a। सी एफ भी क्या आएगा, 2a। और कौन सा बच गया भाई, ये बच गया। ठीक है। तो ए डी जो आएगा, ये भी कितना आएगा, 2a आएगा। तो यहाँ पे ए डी भी कितना आ गया, 2a। तो इनके जो आमने सामने के जो वर्टेक्स मिलाने पर जो हमें विकर्ण प्राप्त होते हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, 2a होता है। और यहाँ पे a क्या है, इस हेक्सागन की, अरे भाई हेक्सागन की साइड है ना a, देखो हेक्सागन ये है, तो इसकी साइड क्या है, a है ना, साइड का मतलब भुजा। तो आपको ये समझ में आ गया। आगे हम पॉइंट पे बढ़ रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, सरकम रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो सरकम रेडियस क्या होती है, सरकम रेडियस होती है कैपिटल आर। सरकम रेडियस क्या होती है, कैपिटल आर। ठीक है। अब मुझे बताओ, सरकम रेडियस जो सरकम सर्किल होता है, जो परिवृत्त होता है, इसके सभी शीर्षों को टच करते हुए जो वृत्त बनेगा, उसकी जो त्रिज्या आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। अरे भाई सरकम रेडियस, इन रेडियस हमने वहाँ पढ़ा था इन सेंटर में, याद करो त्रिभुज के अंदर, तो बस वही है। यहाँ पे ये परित्रिज्या है। तो देखो इसके सेंटर को पास कराते हुए मैंने एक वृत्त खींचा। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत बनेगा, लेकिन कोई ना, गलत बनेगा तो फिर भी आप समझ जाना। ठीक है। हाथ से बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत बनेगा, आपको वृत्त तो दिखेगा नहीं, पता नहीं क्या दिखेगा, एक अंडा सा दिखेगा। तो ये हमने इसके सभी शीर्षों से पास कराते हुए एक वृत्त खींच दिया, इसको हम बोलेंगे सरकम सर्किल, जिसकी त्रिज्या क्या होती है, सरकम रेडियस परित्रिज्या। अब ये परित्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो परित्रिज्या क्या आएगी। अब मुझे ये बताओ, इसका सेंटर ये है, तो सेंटर से जो परिधि तक की दूरी होती है, उसे हम बोलते हैं रेडियस। तो सेंटर से यहाँ परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आप कहोगे सर ए, तो आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर आएगा ए। ठीक है। तो कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मैंने आपको पॉलीगन की जब क्लास ख़त्म की थी, तो मैंने आपको सरकम रेडियस का फॉर्मूला भी बताया था। वहाँ पे मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था, फॉर्मूले में लिखाया था आर बराबर a/2 कोसेक π/n। यही तो मैंने फॉर्मूले में लिखाया था। तो मैंने आपको ए से निकाल के दिखा दिया, आर बराबर कितना आएगा, ए। अगर आपको ए से नहीं समझ में आया है, तो आप ए से भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, देखो क्या आएगा, आर बराबर आएगा a/2 कोसेक, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और एन का मतलब क्या होती है, भुजाओं की संख्या। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 6। तो 180 में जब 6 का भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, ये आएगा 30। कितना आएगा भाई, 30 आएगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर बराबर a/2 गुणा कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान कितना होता है, वो होता है 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास में आर बराबर कितना आएगा, ए। देखो हमने फॉर्मूले से भी निकाल लिया, और हमने आपको ऐसे मैनुअली भी निकाल के दिखा दिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्मॉल आर की, इसकी इन रेडियस। अगर इसके अंदर कोई सर्किल बनेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, हम उसकी बात करेंगे। तो देखो करते हैं भाई, पहले आप चित्र से समझ लो, मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ क्या आएगा हमारे पास में। देखो भाई चित्र नीचे आ जा, ये हमारा चित्र नीचे आ गया, हमने यहाँ पे जादू कर दिया। अब अगर चित्र नीचे आ गया, तो यहाँ पे इसकी सभी भुजाओं को टच करते हुए एक अंदर वृत्त बनेगा। सभी भुजाओं को टच कर रहा है, ये इसकी सभी भुजाएं हैं ना, इनको टच कर रहा है। इसको टच करते हुए एक अंदर वृत्त बनेगा, उसको हम बोलेंगे इन सर्किल अंतःवृत्त। उस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी उसे हम बोलेंगे इन रेडियस या अंत त्रिज्या। ठीक है। तो ये हमारे पास में कितनी आएगी, देखो यहाँ ये क्या हो गया, इसका सेंटर। अगर ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये हो गई परिधि। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक
ये वाली डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, इन रेडियस हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखो, ये वाली इन रेडियस है, तो ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज बना था। इस समबाहु त्रिभुज की क्या है, ये ऊंचाई तो है। अरे भाई ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई तो है, ये ऊंचाई है ना। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, देखो समबाहु त्रिभुज की यहाँ पे लिख लो स्मॉल आर इन रेडियस बराबर क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, वो होती है √3/2 इंटू भुजा मतलब ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास में स्मॉल आर का मान। अगर आपको ए से नहीं समझ में आया है तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, आर बराबर होता है a/2 कोट π/n। यही हमने आपको फॉर्मूले में लिखाया था जब पॉलीगन की लास्ट क्लास ख़त्म हुई थी तब। तो यहाँ से देखो n का मान अगर मैं 6 लिखूँगा, 180/6 कितना आ जाएगा, 30। तो कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है कितना होता है, कोट 30 का मान √3 होता है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में r बराबर a/2 गुणा कोट 30 का मान होता है √3। तो √3/2a यही तो आ रहा है, और यही मैंने आपको मैनुअली निकाल के भी दिखा दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे कुछ छोटे मोटे पॉइंट। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से दोबारा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, आपको समझाते हैं। ये हमारे पास में हो गया एक रेगुलर हेक्सागन, ऐसे ही तो बनाएगा ना। अरे भाई सही बनाया है ना, देख लेना। ठीक है, ये बन गया हमारा रेगुलर हेक्सागन, और ये हो गया हमारा A B C D और E, और ये हो गया हमारा F पॉइंट। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि अगर इनके आमने सामने के शीर्षों को मिलाया जाए तो हमारे पास में जो विकर्ण आता है उनकी लंबाई कितनी आती है, अभी हमने पीछे निकाली थी। कितनी आई थी भाई, उसकी लंबाई 2a आई थी ना। इन विकर्ण की लंबाई क्या आई थी, 2a आई थी। AD BE और CF इन सभी की लंबाई हमारे पास में क्या आई थी, अभी 2a आई थी ना, अभी पीछे पढ़े थे हमने। अब हम इनके बाकी के विकर्ण निकालेंगे कि बाकी के विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है। तो आप एक काम करो, ये हो गया हमारा O पॉइंट। तो देखो बाकी का विकर्ण कौन सा, अगर मैं F को इस D से मिला दूं तो ये हमारे पास में एक विकर्ण बनेगा। इस विकर्ण की लंबाई क्या आएगी, तो इस विकर्ण की लंबाई ये आएगी। देखो हमारे पास में ये एक क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। और ये यहाँ से F से इसको आप दूसरा पॉइंट दे दो, इसको नाम दे दो आप P। ठीक है, तो ये जो FP है, ये FP क्या है, ये FP समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो है भाई। अरे उसको उल्टा कर दिया तो ये ऊंचाई तो है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये ऊंचाई है तो मैं बोल सकता हूँ कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा, मतलब भुजा A है। ये भुजाएं क्या है, A है। सारी की सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको निकालूँ, DP को निकालूँ, तो DP क्या आएगा। देखो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये भी एक क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये भी समबाहु त्रिभुज क्यों बनेगा, हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे के सारे समबाहु त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे, और ये DP क्या हो जाएगी, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे DP बराबर कितना आ जाएगा, √3/2a। ठीक है, अब मुझे अगर ये DF निकालनी है पूरी की पूरी, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास में DF कितना आएगा, DF आएगा, इसको जोड़ने पर आधा आधा मिलके कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये आएगा √3a। ठीक है, तो इसमें जो भी बाकी के विकर्ण होते हैं, इन 3 विकर्ण के अलावा ये 3 विकर्ण तो क्या होते हैं, 2a, इनकी लंबाई होती है 2a, और बाकी के जो भी विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई होती है √3a। एक तो ये वाला विकर्ण, दूसरा बनेगा ये वाला विकर्ण, ये क्या हो गया CE। तो CE बराबर कितना आएगा, √3a। कैसे आएगा, मैंने एक निकाल के आपको दिखा दिया है, बाकी उसी प्रकार से सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये DE आ गया। अब अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये मेरे पास में आएगा BD। तो BD भी कितना आएगा, ये भी आएगा √3a। और कौन सा बचेगा भाई, और मेरे पास में बचेगा ये बचेगा FB। FB बोलो या BF बोलो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा BF। ठीक है, ये भी कितना आएगा, √3a आएगा। और कौन सा बच रहा है, और बचेगा हमारे पास में ये वाला AE। ऐसे बहुत सारे विकर्ण बनेंगे, आप टेंशन मत लो, सभी की लंबाई क्या आएगी, √3a आएगी। बस आपको ये याद रखना है कि आमने सामने वाले को जब मिलाएंगे तो वो तो आएगा 2a, और बाकी के जो भी बच गए सारे उनकी लंबाई क्या आएगी, √3a। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है।
अब एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, देखना मज़ा आएगा आपको सवाल करके। ये सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम झकास सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखो कितना आसान हो जाएगा ये सवाल आपके सामने, बहुत लल्लू सवाल है ये। इफ़ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, तो आपको बोला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा का कोई आपको सम षटभुज दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई एफ। तो पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कोई सा भी रद्दी सा डायग्राम बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रद्दी डायग्राम बना लो। देखो हमने रद्दी डायग्राम बना दिया है, और कहीं पर भी आप नामकरण कर दो तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और इसकी प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 6 6 6 6 6, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत बी सी ई एफ। तो देखो बी सी ई, अच्छा ई इसको मिलाना है, तो ये हमने इसको मिला दिया, ये हो गया बी सी ई एफ, और ये बन गया यहाँ पे एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल बना जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर है, ये 6 तो ये भी 6। अब हमने ये विकर्ण निकाला था, ये विकर्ण हमने कितना निकाला था, ये विकर्ण हमने पिछली क्लास में क्या अभी अभी निकाला है 5 मिनट पहले, a√3 निकाला था। मैंने कहा था आमने सामने के जो विकर्ण आएंगे शीर्षों को मिलाने पर उनकी लंबाई होती है 2a, बाकी के जो भी विकर्ण बच गए उनकी लंबाई होती है √3a, जहाँ पे a क्या होती है भुजा। तो ये वाला विकर्ण कितना हो जाएगा 6√3, और ये वाला विकर्ण कितना हो जाएगा 6√3। तो अब इसका एरिया निकालना है ना भाई, तो एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो भाई एरिया आ जाएगा 6 गुणा 6√3। तो हमारे पास में एरिया कितना आया 36√3, और यही सवाल का क्या है आंसर है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें याद रहेगी तो आप सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर यही आपको याद नहीं रहता तो पहले या तो आपको ये डायगोनल निकालना पड़ता, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे, एक सवाल और करते हैं, 2-3 सवाल और करेंगे। देखो अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं। ये सवाल देखो बहुत ही मस्त सवाल है, एकदम झकास सवाल है। देखो इफ़ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, तो आपको बोला गया है कि ए बी सी डी ई एफ है, ये रेगुलर हेक्सागन है, सम षटभुज है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई का एरिया और इस हेक्सागन का एरिया का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले तो भाई हम चित्र बना लेते हैं। देखो चित्र कैसे बनेगा, ये हमारे पास में एक रद्दी सा चित्र बन गया, इसकी सभी भुजाएं बराबर आपको दिख तो नहीं रही है भाई, मुझे भी नहीं दिख रही भाई, हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, कोई बात नहीं। देखो ए बी सी डी कहीं पर भी कर दो, ये हो गया ए बी सी डी और ये ई और ये एफ, ठीक है। जिसकी भुजा हमें दी नहीं रही है तो चलो कोई ना, भुजा को आप गोली मारो। अब त्रिभुज ए सी ई कहाँ पे, देखो ये रहा ए, ये रहा सी और ये रहा ई, तो भाई इस विकर्ण को मिलाना पड़ेगा हमें। ये बन गए हमारे पास में ए सी विकर्ण, और कौन सा विकर्ण मिलाना है, और ये विकर्ण भी मिलाना है, तो ये हो गया दूसरा विकर्ण और ये हो गया तीसरा विकर्ण। तो हमने इस रेगुलर हेक्सागन के तीनों विकर्णों को मिला दिया, मिलाने पर हमारे पास में एक त्रिभुज बना, वो बना त्रिभुज ए सी ई। तो भाई देखो इस विकर्ण की लंबाई कितनी है a√3, इस वाले विकर्ण की लंबाई a√3 और इस वाले विकर्ण की लंबाई a√3। तो ये हमारे पास में त्रिभुज बनेगा, ये बनेगा समबाहु त्रिभुज। तो इसका एरिया निकालना है तो आएगा त्रिभुज ए सी ई का एरिया बट्टा निकालना है हेक्सागन का एरिया, तो ए बी सी डी ई एफ, इन एरिया का अनुपात निकालना है। तो भाई समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है, भुजा a√3, इसका होल स्क्वायर आएगा। अब हेक्सागन का एरिया मैंने अभी आपको बताया था, वो क्या होता है, वो होता है 6 गुणा, अरे भाई यहाँ पे 6 समबाहु त्रिभुज बने थे, अभी मैंने पीछे डायग्राम में समझाया था, तो उसका एरिया क्या आया था 6 गुणा √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो देखो √3/4 से √3/4 कट गया, और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, नीचे क्या बचेगा 6 गुणा a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 3/6 क्या होता है, वो होता है 1/2। तो इन दोनों का एरिया का अनुपात कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है। अब अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं अप्रोच करते हैं, किसी और तरीके से अप्रोच करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे एक काम करो, ये समबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को इस सेंटर से मिला दो, ठीक है।
क्या कर दो, सेंटर से मिला दो। ये हमने सेंटर से मिला दिया। अब सेंटर से मिलाने पर क्या होगा, अब इन तीनों त्रिभुजों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। भाई ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो हमने इसके इन सेंटर या सरकम सेंटर, जो भी सारे सेंटर होते हैं वो एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं समबाहु त्रिभुज के, तो सभी को हमने शीर्षों से मिला दिया, तो इसका एरिया 1 आएगा। इन तीनों का एरिया क्या आ जाएगा, बराबर आएगा, 1 1 1 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले चतुर्भुज को देखो, ये हमारे पास में कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये विकर्ण इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब ये देखो इधर भी समांतर चतुर्भुज बनेगा। अगर ये समांतर बनेगा तो ये विकर्ण इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इधर देखो, इधर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें निकालना है त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल। तो ACE का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1 1 1 3 आएगा। तो ACE का क्षेत्रफल आ गया 3 बटा पूरे का कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, पूरे का आएगा 6। तो 3 बटा 6 कितना होता है, 1 बटा 2 होता है। तो आप इस सवाल को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे एक सवाल और लेते हैं बढ़िया सा। चलो देखो आगे देखो, ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, PQR आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड DE, AF एंड BC। भाई इनके मिड पॉइंट है ये PQR। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। PQR एक समबाहु त्रिभुज है, साइड में दिया हुआ है, एंड हेक्सागन, इन दोनों का एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अगर रेशियो निकालना है तो भाई चित्र बनाते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास में एक छोटा सा चित्र। ठीक है। यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं ABC। आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए सॉरी, ABC अब दिखाई दे रहा है सबको, D, ये आएगा E और ये आएगा F। ठीक है। अब इसमें दिया है कि PQR मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है DE का, तो DE कहाँ पर है, देखो DE, इसका मिड पॉइंट कौन है, P। आगे कौन सा है, AF का मिड पॉइंट है Q, AF का मिड पॉइंट कौन है, Q। और BC का मिड पॉइंट कौन है, R, BC कहाँ पे, R, ये रही, इसका मिड पॉइंट R। तो भाई इन तीनों को मिला देते हैं। देखो इन तीनों को मिलाने पर हमारे पास में ये क्या बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो आप तो समबाहु त्रिभुज PQR का एरिया बटे इस हेक्सागन का एरिया, इसका अनुपात निकालना है। ठीक है। तो भाई ये एक समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी मुझे भुजा पता चल गई, भाई ABCDEF का एरिया तो मुझे पता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और ये 6 से गुणा हो जाएगा, तो इसका एरिया तो मुझे क्या पता है। इसका एरिया निकालने के लिए एक समबाहु त्रिभुज है तो मुझे एक भुजा पता होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं इस वाले विकर्ण को बना देता हूँ। देखो ये एक वाला विकर्ण बना देते हैं। ठीक है। ये वाला एक विकर्ण हमने बना दिया। अगर इस हेक्सागन की प्रत्येक भुजा A है तो ये जो विकर्ण आएगा इसकी लंबाई कितनी आएगी, 2a आएगी। ये हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगर ये 2a आएगी तो मुझे बताओ, ये 2a है, ये QR है और ये A, ये तीनों आपस में समांतर है। अगर ये समांतर है तो यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था मिड पॉइंट सेगमेंट। भाई हमने मिड पॉइंट सेगमेंट पढ़ा था ना, वो सेगमेंट क्या होगा, वो QR की लंबाई आएगी। देखो ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा था, QR बराबर आएगा 1/2 और समांतर भुजाओं का योग। तो A + 2a कितना हो जाएगा, ये आएगा A + 2a। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, QR बराबर 3a/2, यही तो आएगा 3a/2। तो ये हमारे पास में समबाहु त्रिभुज की क्या आ गई, भुजा आ गई। अगर भुजा आ गई तो अब हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा, देखो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आई 3a/2 का स्क्वायर, बटे इसका एरिया कितना आएगा 6 गुणा √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही आया था। तो √3/4 से √3/4 कट गया और इस a स्क्वायर से ये a स्क्वायर भी कट गया। तो ऊपर हमारे पास में क्या बचा, ऊपर तो बचा 3 का स्क्वायर 9/4 और नीचे बच गया 6। तो ये कितना आएगा, ये देखो 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से कटेगा 3 बार और ये 3 से कटेगा 2 बार, तो ये आएगा 3/8। ठीक है। तो हमारे पास में मैं ये बोल सकता हूँ कि त्रिभुज PQR का एरिया
और इस हेक्सागन का एरिया ABCDEF, इसका एरिया आया 3:8, एरिया का अनुपात आया। ठीक है, अब पीछे हमने एक सवाल किया था इससे जस्ट पहले वाला सवाल, उसमें हमने त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल निकाला था और हेक्सागन का क्षेत्रफल निकाला था, इन दोनों का अनुपात निकाला था। वो कितना आया था? 1:2। अरे यही तो आया था, पीछे वाला सवाल देखना, आप नोट कर रहे हो ना, तो पीछे वाला सवाल देखो अपनी कॉपी, यही आया था 1:2। देखो मैसेज भी आ चुका है कि बैटरी डिस हो चुकी है फ़ोन की। तो चलो कोई ना, जब तक पूरी डिस ना हो तब तक हम रुकने वाले हैं नहीं। तो ये देखो हमारे पास में यहाँ पे हेक्सागन का एरिया कितना है? 8, और यहाँ पे हेक्सागन का एरिया कितना है? 2। तो पहले तो इसे बराबर करो, तो 1:2 को मैं 4 से गुणा कर दूँ तो मेरे पास में आएगा 4:8। ये भी 1:2 है, ये भी 1:2 है। ठीक है, तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि ACE और PQR का एरिया बताओ, एरिया का अनुपात बताओ, तो यहाँ से ACE अनुपात PQR, इन दोनों का अनुपात का एरिया कितना आएगा? देखो ABCD इनका हेक्सागन का एरिया 8 हो गया, बराबर हो गया। PQR का एरिया कितना है? 3, तो आएगा 3 अनुपात ACE का एरिया कितना है? 4। तो इन दोनों का जो एरिया का अनुपात आता है वो कितना आता है? 4:3 आता है। इस छोटे से पॉइंट को आप याद भी रख सकते हैं और जैसे मैंने निकाला है वैसे आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, याद रखने में आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी टाइम की बचत होगी एग्ज़ाम में। तो चलो भाई करते हैं, इस पर भी एक सवाल करते हैं। देखो एक छोटा सा सवाल लेते हैं आगे, अगला सवाल लिखो। एक लल्लू सा सवाल आपके सामने है, ये महालल्लू क्वेश्चन है, दुनिया का महालल्लू क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं। देखो कैसा ये सवाल है, पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। देयर इज ए रेगुलर हेक्सागन, तो ये बोल रहा है एक रेगुलर हेक्सागन है, एंड का मतलब होता है और, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है। दो चीज़ें आपके पास में, एक तो रेगुलर हेक्सागन और एक समबाहु त्रिभुज। किसके अंदर है? ये बोल रहा है इनसाइड ए सर्किल, एक सर्किल के अंदर है। इफ़ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन की जो साइड है उसका मान कितना? ए है। और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और समबाहु त्रिभुज की जो साइड है भुजा का मान है उसका मान कितना है? बी है, स्मॉल बी। तो आपसे पूछा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। 4 ऑप्शन आपके पास में है, ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आप वीडियो को पॉज करो और सवाल को करने की कोशिश करो। पहले तो इसका डायग्राम बनाओ, फिर ये सवाल एकदम लल्लू हो जाएगा, देखना। पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। तो ये हमारे पास में हो जाएगा इसका डायग्राम। डायग्राम को हिंदी में बोलते हैं चित्र। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बता दिया जाए, यहाँ पे डायग्राम को क्या बोलते हैं? हिंदी में चित्र बोलते हैं। तो ये हमने बना दिया भाई एक रेगुलर हेक्सागन, समषट्भुज बना दिया। अब इसमें क्या दिया है? इनसाइड ए सर्किल। अच्छा ये सर्किल के अंदर बन रहा है, तो भाई एक सर्किल भी बना दो। ये हमने एक नकली सा सर्किल बना दिया, इस सर्किल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है। और क्या बनाया गया है? एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो एक समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा? देखो इसके विकर्ण को मिला दो, ये वाले विकर्ण क्या कर दो? मिला दो। तो ये वाले विकर्ण हमने मिला दिए और ये हमारे पास में बन गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बन गया। तो मुझे बताओ इस वाले विकर्ण का मान कितना आएगा? इस वाले विकर्ण का मान आएगा कितना? अरे भाई √3a आएगा ना, हमने पीछे पढ़ा है। अगर इसकी प्रत्येक भुजा a है, प्रत्येक भुजा क्या है? a है, यह आएगा a। ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? b है, स्मॉल b। जो समबाहु त्रिभुज बनेगा इसकी भुजा क्या है? b। तो हमने पीछे पढ़ रखा है कि b का मान कितना आएगा? इस विकर्ण का मान कितना आएगा? √3a आएगा। अरे भाई √3a आएगा ना, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा वो आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो b बराबर आएगा √3a। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास में आएगा b² बराबर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और a का स्क्वायर हो जाएगा a। तो b और a के बीच में मेरे पास में ये रिलेशन आएगा b² बराबर 3a²। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई? देखो ऑप्शन नंबर बी आपसे सेट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है? सेट हो रहा है, b² बराबर 3a²। यहाँ पे रिलेशन की बात की है। अरे आपके और उसके बीच का रिलेशन नहीं पूछ रहा है, ये a और b के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो क्या आएगा? b² बराबर 3a²। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो हमने पेंटागन पढ़ लिया और हमने हेक्सागन पढ़ लिया। हेक्सागन हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल क्या, इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
हेक्सागन क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अब एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, बार बार सवाल आते हैं। पेंटागन से कम सवाल आते हैं और ऑक्टागन से भी क्या होते हैं, कम सवाल आते हैं। तो हेक्सागन को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया और काफ़ी सारे सवाल भी कर लिए। तो हेक्सागन पर अब कोई भी सवाल आए तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप हेडिंग लगाओ आगे रेगुलर ऑक्टागन, सम अष्टभुज। ऑक्टागन पे कोई सवाल वैसे तो आता नहीं है, लेकिन इसका एरिया पे अगर कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है तो इसका एरिया लिख लो आप। रेगुलर ऑक्टागन का जो एरिया होता है, रेगुलर ऑक्टागन का एरिया कितना होता है, वो होता है 2 अंडर रूट प्लस वन भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में रेगुलर ऑक्टागन का एरिया होता है। एरिया क्या होता है, 2 कोष्टक के अंदर अंडर रूट 2 प्लस 1 ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में रेगुलर ऑक्टागन का एरिया। अब इस पर हम छोटा सा एक सवाल करते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो आप यहाँ पे एक सवाल लिखो, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 18 अंडर रूट 2 प्लस 1, फाइंड इट्स साइड। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि कोई रेगुलर ऑक्टागन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, एक रेगुलर ऑक्टागन दिया गया है। रेगुलर ऑक्टागन का एरिया यह आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 18 अंडर रूट 2 प्लस 1, 18 अंडर रूट 2 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक रेगुलर ऑक्टागन का एरिया आपको सवाल में दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसकी भुजा का मान क्या आएगा। तो आपको इसकी भुजा का मान बताना है कि क्या आएगा। ये एक छोटा सा सवाल है। तो देखो भाई, करते हैं सवाल को, क्या होगा। तो हमें पता है एरिया क्या होता है, 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 ए स्क्वायर। ये होता है 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 ए का स्क्वायर, बराबर हमें कितना दे रखा है, 18 अंडर रूट 2 प्लस 1। तो अंडर रूट 2 प्लस 1 से अंडर रूट 2 प्लस 1 कट जाएगा, 2 से ही 18 कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो हमारे पास में आएगा ए स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 9 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 9। तो बराबर आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे माइनस का 3 नहीं लेंगे क्यों, एरिया जो होता है वो माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पे माइनस का 3 नहीं आएगा, केवल 3 आएगा। तो भाई इसकी भुजा कितनी आ गई। अच्छा, ये भुजा है क्या, भुजा कभी माइनस में नहीं होती, प्लस में होती है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया है। तो भाई भुजा का मान आ गया 3। तो इस प्रकार से छोटा सा सवाल बन सकता है रेगुलर ऑक्टागन पे। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बाकी हम फिर कभी पढ़ेंगे डिजिटल बोर्ड पे, तो वहाँ पे हम रेगुलर ऑक्टागन को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। हमारे पास में जब एक शानदार सेटअप होगा तब, ठीक है। उसके लिए पहले आपको हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, तभी तो वो सब चीज़ें होगी, ऐसे तो कैसे पॉसिबल होगी, ठीक है। तो ये हमारी क्लास हो गई आज की, रेगुलर ऑक्टागन कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो पॉलीगन भाई हमारा कंप्लीट हो चुका है, ज्योमेट्री कंप्लीट होने के कगार पर है। पूरी ज्योमेट्री मैंने पूरी ढंग से पढ़ा दी है, बेसिक से पढ़ा दी है। जो बंदा ज्योमेट्री की ABCD भी नहीं जानता, वो इस ज्योमेट्री को पढ़ के अपनी नैया पार लगा सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने पूरी ज्योमेट्री पढ़ा दी, इस ज्योमेट्री के बाहर कुछ भी नहीं है, मैंने ये नहीं बोला है। जिस बंदे को ज्योमेट्री की ABCD भी नहीं आती, वो इस ज्योमेट्री को पढ़ के अपनी नैया पार लगा सकता है, ठीक है। इतना तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो चलो भाई, अब आगे हम शुरू करने वाले हैं सर्किल। तो एक छोटा सा हमारा पार्ट बचा है सर्किल, जिसके 6-7 क्लासें आएगी आपके सामने और सर्किल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक शुरू करना है और कौन सा नहीं करना है, उसके हिसाब से हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी रहेगी सर्किल के ऊपर। और हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दिया जाए, सर्किल को हिंदी में बोलते हैं व्रत, ठीक है। तो व्रत की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर।